हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ का अगला वीडियो। और इसमें देखेंगे हम 14 अगस्त से करंट के जितने भी महत्वपूर्ण लगने वाले टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। और इससे बाहर आपको परीक्षा में 99% कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा कि थंबनेल में भी आप देख रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक न्यूज़ को मैंने नहीं रखा है, मिशन चंद्रयान 3 को, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो मैंने दे दिया था और अभी और भी वीडियोज़ चंद्रयान 3 पे बनेंगे, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर का आज का वीडियो। इसमें देखेंगे 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ये हफ्ता करंट के लिहाज से, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो 14 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया और भारत की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करी है। और जब भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं राष्ट्र को या फिर सदन को संबोधित करते हैं तो उसमें सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का ही वर्णन किया जाता है और अपनी तरफ से देश की उपलब्धियों को विश्व स्तर पर रखने का काम राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते समय किया जाता है। तो 14 अगस्त को किया इन्होंने। 14 अगस्त को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है और इन 76 वीरता पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं मरणोपरांत। और जिनको 4 कीर्ति चक्र मिले हैं उनके नाम देख लीजिए, आपको आ सकता है परीक्षा में ये: दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा होगा, यहाँ पर बबलू राभा है, टाइपिंग मिस्टेक है, शंभू राय। ये सभी जवान सीआरपीएफ के रहे हैं, मरणोपरांत इनको कीर्ति चक्र मिला है। 11 लोगों को शौर्य चक्र मिला है। उन शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं में से 5 को मरणोपरांत दिया गया है। और एक चीज़ और जान लेते हैं इन वीरता पुरस्कारों में कि अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भारत के दूसरे सबसे बड़े और शांति काल का वीरता पुरस्कार है। यहाँ और जो है गलत टाइपिंग है, दूसरा सबसे बड़ा शांति काल का वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, अशोक चक्र के बाद। आगे देखते हैं कि 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बराबरी कर ली है। 10 साल तक वो भी सरकार में रहे और उन्होंने भी 10 बार लाल किले से भाषण दिया और तिरंगा फहराया और उनकी बराबरी कर ली है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से क्या घोषणाएं करी हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपी आरओ हो, बीपीएससी हो, वनडे एग्जाम्स हो, यूपी टेट हो, पेट हो या फिर जो है यूपीएससी हो, आने वाले समय में किसी भी परीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई घोषणा के बारे में आप जानते रहिए। उन घोषणाओं से ही संबंधित प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो वो घोषणा करते हैं उन घोषणाओं का इम्प्लीमेंट आगे चल के होता है और उसके लिए जो भी अभी देखेंगे कि उनकी घोषणाओं का तुरंत ही अगले दिन एक दो घोषणाओं को सरकारी जामा पहनाया गया, यानी कि अमल में लाया गया। तो क्या घोषणा करी उसके बारे में देखते हैं कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और बड़ी अच्छी पहल रहेगी ये। दूसरा क्या है, जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। तो अभी तक भारत में जन औषधि केंद्र कितने हैं? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 10,000 हैं, तो उनको बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 25,000। तीसरी घोषणा इनकी रही कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2 करोड़ लखपति दीदी योजना की डिटेल अभी नहीं आई हमारे पास, तो उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो लखपति दीदी योजना की घोषणा करी है, 2 लाख करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित ये योजना है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से की। और क्या घोषणा करी? ग्रामीण महिलाओं को खेती की समृद्धि के लिए ड्रोन के संचालन एवं मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन का संचालन और प्रशिक्षण का खेती से क्या संबंध? दवा के छिड़काव, खाद का छिड़काव, यानी जो भी कीटनाशक पेस्टिसाइड्स हैं उनके छिड़काव के लिए ड्रोन चलाने में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ड्रोन के मेंटेनेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। और क्या किया है? तो शहरों में मकान बनाने के लिए बैंक से ऋण के ब्याज में दी जाएगी राहत। ब्याज का जो रेट है उसको कम किया जाएगा। अगर आप शहर में रहते हो और मकान बनाना चाहते हैं तो अब जो बैंक से आप लोन लेंगे उसके इंटरेस्ट आपको कम इंटरेस्ट पे मिलेगा।
और आखिरी देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण घोषणा रही है उनकी, उनमें से एक था विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा। तो चलिए देख लेते हैं इस घोषणा के बारे में। और ये विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ये है क्या, तो इसमें बढ़ई, राजमिस्त्री, सुनार, नाई जैसे जो परंपरागत काम से जुड़े हुए, परंपरागत कौशल से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आजीविका को अवसर बढ़ाने हेतु 13,000 करोड़ रुपए तक के बजट वाली विश्वकर्मा योजना की घोषणा लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब करी थी, प्रश्न ये आ जाए तो 15 अगस्त 2023 को करी थी। और ये योजना शुरू कब से की जाएगी, तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती होती है, तो 17 है इस बार, तो 17 सितंबर 2023 की डेट आप याद रखिएगा कि भविष्य में भी कभी अगर प्रश्न बनता है तो 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। क्यों की गई, कि उसी दिन विश्वकर्मा जयंती होती है। अगले दिन 16 अगस्त 2023 को, यानी 15 अगस्त को जब घोषणा हुई है, तो 16 अगस्त 2023 को ही इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। क्योंकि 17 सितंबर से ही शुरू करना है तो कैबिनेट की मंजूरी जल्दी मिलनी चाहिए थी इस योजना को, तो इसलिए मंजूरी इसको मिल गई। आगे क्या है इस योजना में, कि इस योजना के माध्यम से कौशल विकास, ऋण सुविधा, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। कि अगर आप कहीं ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं या पिछड़े इलाके में रह रहे हैं, अगर आपके अंदर ये योग्यता है कि आपके अंदर किसी भी तरीके पारंपरिक कौशल जो इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए बाजार तक की पहुंच आपकी सुनिश्चित की जाएगी। आपके कौशल विकास के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, उससे संबंधित, या जैसे नाई की दुकान खोलनी है या फिर शिल्पकारी का काम करना है, तो उसके लिए आपको ऋण की सुविधा भी सरकार अब प्रदान करेगी। और इस योजना का लाभ लगभग 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को प्राप्त होगा जो इस तरीके के काम से जुड़े हुए हैं। योजना के माध्यम से ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के समुदाय को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के पारंपरिक काम जो है पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में ज़्यादा प्रचलित है। आगे देखते हैं, खुदरा महंगाई दर में वृद्धि, आर्थिकी का प्रश्न है। ये सीधा मैंने यहाँ पर फैक्ट रख दिया है और ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं कि खुदरा महंगाई दर जुलाई माह में वृद्धि कितनी रही है, तो 7.44% की। और जुलाई माह में यह वृद्धि पिछले 15 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर रही है, सबसे हाईएस्ट रही है, 7.44। और कारण क्या था कि खाद्य वस्तुओं का महंगा होना, जैसे कि टमाटर, सब्जी और अन्य खाद्य वस्तुओं के महंगा होने से जुलाई माह का जो खुदरा महंगाई दर रहा वो 7.44 तक पहुंच गया, जो पिछले 15 महीने तक नहीं गया था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जुलाई 2023 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत रहा, तो 7.44% रहा। स्टेटमेंट में अगर आ जाए तो ऐसा क्यों रहा, आपको स्टेटमेंट में हो सकता है रशिया यूक्रेन वार को बारे में बात कर दिया जाए, या फिर बहुत ही एकदम आसान सा रख दे कि चंद्रयान 3 पे पैसा खर्चा हो गया इसलिए जो है ये महंगाई बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है, इसकी महंगाई का कारण ये रहा कि खाद्य वस्तुओं का महंगा हो जाना। चंद्रयान 3 तो हमने बड़े सस्ते में भेज दिया, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे देखते हैं, जुलाई माह में आयात और निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है और ये रिकॉर्ड रहा अभी तक का, तो पिछले वर्ष से कंपेयर करते हुए, तो इसलिए मैंने इस तथ्य को यहाँ रख दिया है, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं, जुलाई माह में निर्यात 15.18% से 15.18% की घटोत्तरी के बाद कितना रहा है, तो 32.25 अरब डॉलर रुपए रहा है। ठीक है, कारण क्या रहा कि वैश्विक स्तर पर मांग में नरमी यानी डिमांड नहीं रही, तथा पेट्रोलियम, रत्न और आभूषण एवं अन्य प्रमुख क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन की वजह से ये गिरावट आई है। इनकी डिमांड मार्केट में घट गई, इसलिए ऐसा हुआ। और इसके पीछे बहुत से, जैसे पेट्रोलियम की बात करेंगे तो IR का इशू आ जाता है कि रशिया से तेल खरीद के, जब रशिया पे बैन लग गया इंटरनेशनल मार्केट में कि आपका हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो बहुत से देशों ने उससे खरीद के कच्चा तेल उसको रिफाइन करके और बेचना शुरू कर दिया, उसमें से भारत भी रहा है। तो इसके माध्यम पे भी ये कहा गया कि आप किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली आप उनको रिसोर्सेज पहुंचा रहे हो रशिया को, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बैन किया गया कि वहाँ से लाया हुआ तेल रिफाइन होकर के इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेचा जाएगा। तो ये और भी बहुत से कारण हैं जिसमें मैंने यहाँ पर सीधी भाषा में रख दिया आपको कि वैश्विक स्तर पर मांग में नरमी तथा पेट्रोलियम, रत्न, आभूषण एवं अन्य प्रमुख क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन की वजह से गिरावट आई। जुलाई माह में निर्यात में तो गिरावट आई ही,
साथ ही आयात भी 17% घटोतरी के बाद कितना रहा, तो 52.92 अरब डॉलर रहा। और पिछले वर्ष जुलाई में कितना था, तो 63.77 अरब डॉलर था। अगर सिर्फ प्रतिशत पूछ लेता है कि कितनी जुलाई माह में निर्यात में कितनी घटोतरी रही या कितनी कमी रही, तो 15.18% कमी रही। उसी तरीके से ये आयात का भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत की कमी रही, तो 17% की रही। और आयात में कमी से व्यापार घाटा कम होकर कितना हो गया, 20.67 अरब डॉलर हो गया। पिछले वर्ष की जुलाई में था 25.43 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये आर्थिकी से संबंधित फैक्ट थे जो हो सकता है कि आपको परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न मिल जाए। आगे देखते हैं, सोहिनी सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। कौन है ये सोहिनी सिन्हा? तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और FBI की प्रभारी स्पेशल नामित की गई हैं। और सोहिनी सिन्हा को आतंकवाद रोधी जांच के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। टेररिस्टों से बहुत अच्छे से मुलाकात होती है। ये भारतीय मूल की शेरनी है ये, और अमेरिका की नागरिक है FBI में। अकादमिक अंक हस्तांतरण योजना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्या है ये? अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ जाए तो तुक्का मत मार दीजिएगा कि विश्व बैंक से संबंधित कोई बैंक है, ऐसा नहीं है। क्यों चर्चा में रहा, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो देश के 1100 विश्वविद्यालय, लगभग 1100 विश्वविद्यालय में से केवल 288 विश्वविद्यालय ही क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के 74% विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को क्रेडिट सुविधा नहीं दी जा रही है। तो अब जानते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में तो हमने जान लिया। चर्चा में क्यों रहा ये पता लगने के बाद अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? तो जो नई शिक्षा नीति आई, NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना को लाया गया। ठीक है, और इस योजना के तहत विद्यार्थी पढ़ाई को पहले साल के बाद छोड़ देता है तो उसके द्वारा पढ़े गए विषयों का क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा रहेंगे। जैसे कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आपने कर लिया, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आउट हो गया और उसके बाद आप किसी काम में अन्य व्यस्त हो गए, तो आपका वो एडमिशन अभी तक क्या होता था कि कुछ समय के बाद आपका वो एडमिशन निरस्त मान लिया जाता था और आपको फिर से BA फर्स्ट ईयर से शुरुआत करनी होती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस प्रावधान को हटाया गया और एक नया प्रावधान लाया गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, जिसके तहत अगर आपने प्रथम वर्ष में, स्नातक का ही उदाहरण लेते हैं, BA की परीक्षा का ले लेते हैं कि अगर आपने प्रथम वर्ष BA की परीक्षा दे दी है, अब उसके बाद आपको कहीं कुछ और सीखने का या किसी अन्य काम में उलझन हो गई या किसी अन्य कारणों से आप आगे की परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो वह आपका एडमिशन अब आगे जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की वजह से आपको BA सेकेंड ईयर से पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। और वह उन क्रेडिट का उपयोग, यहाँ फिर से पढ़ रहा हूँ कि जब कभी वह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहता है तो वह उन क्रेडिट का उपयोग कर सकता है और आगे की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलती रहेगी उसकी। और क्या है इसमें, इसके अलावा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई एक पेपर किसी अन्य विश्वविद्यालय से करना चाहता है, कि जैसे ग्रेजुएशन में आपका हिंदी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री रहा विषय, अब हिस्ट्री का पेपर आपको ये लगता है कि आपके विश्वविद्यालय से इतर दूसरे विश्वविद्यालय में ज़्यादा बेहतर है, तो आप उस पेपर को अगर करना चाहते हैं, दूसरे विश्वविद्यालय से एक पेपर की पढ़ाई और वहाँ परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति 2020 में की गई कि आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका वो जुड़ जाएगा और आप जाकर के उस विश्वविद्यालय में एनरोल होकर के आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर गूगल ने डूडल बनाया। डूडल क्या होता है, जो भी मेरे पढ़ो सेंटर से जुड़े हुए हैं वो पिछले करंट के वीडियोस देखने के बाद उनको पता होगा डूडल क्या होता है। नहीं जानते हैं तो बता देता हूं कि कभी कभी आप गूगल क्रोम खोलते होगे, गूगल खोलते होगे तो वहां पर एक एनिमेशन, कार्टून या किसी की इमेज दिखती होगी, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बारे में सारी डिटेल आ जाती है। तो ये गूगल समय समय पर ऐसे डूडल्स लगाता रहता है जिसका एक विशेष महत्व होता है। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है 15 अगस्त। तो उस दिन डूडल लगाया गया, तो उस डूडल के बारे में जान लेते हैं। गूगल ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने डूडल में भारत की समृद्ध और विविध कपड़ा विरासत को याद किया है। यह डूडल बनाया किसने था, तो दिल्ली की चित्रकार रही नम्रता कुमार,
के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित कपड़ों के नमूनों को चित्रित करके बनाया गया। और डूडल में चित्रित कुछ प्रमुख कपड़ों के नमूने, उसमें कई सारे कपड़ों के नमूनों को इकट्ठा करके वो डूडल बना था। बड़ा खूबसूरत लग रहा था, अगर आपने नोटिस किया होगा 15 अगस्त 2023 को। तो अगर नहीं किया तो दोबारा से जाकर नेट पर सर्च करके देख लें, मैं इमेज लगाना भूल गया वरना आपको यहीं देखने को मिल जाता। बहुत ही खूबसूरत है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण लगने वाले कपड़ों के जो नमूने थे उनको मैंने यहाँ रख दिया है कि परीक्षा में आपको मैचिंग में आ सकता है, मैचिंग वाले प्रश्नों की श्रृंखला में ये आ सकता है। तो उसमें देख लेते हैं कच्छ कढ़ाई कहाँ का है, तो गुजरात का। इकत कपड़े का जो नमूना है वो कहाँ का है, उड़ीसा। पश्मीना कानी कहाँ की जाती है कपड़ों पे, तो जम्मू एंड कश्मीर पे। और कसाबू ये कपड़ा बुनने की शैली कहाँ की है, तो केरल की। ये आप नाम याद रखिएगा, कच्छ कढ़ाई गुजरात, इकत उड़ीसा, पश्मीना कानी जम्मू कश्मीर और कसाबू केरल। क से कसाबू, क से केरल और इकत उड़ीसा। इकत में आपको हो सकता है कि आपको ये उर्दू का शब्द लगे और आप जम्मू कश्मीर लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है, इकत उड़ीसा को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय NMML के बारे में। 24 अगस्त 2023 से अब इसका नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय PMML सोसाइटी कर दिया गया है। अब से जो है नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। इसका इतिहास जान लेते हैं। तो नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद 3 मूर्ति भवन के प्रांगण में हुई थी। और यह संग्रहालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। तो ये प्रश्न आपको UPSC तक में ले आ सकता है कि इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम परिवर्तित किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आ सकता है। तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकते हैं। तो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन। और इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सजोना और भारत के उनके माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम के यादें हैं उनको सजोने के बाद भारत के पुनर्निर्माण में का आकार देना, या उन पुनर्निर्माण के लिए उनको सहयोगी बना के चलना, इसका उद्देश्य था। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। कब से, 24 अगस्त 2023 से। आगे देखते हैं, ये 3 गांव हैं, बुरगुम, तुमरीगुंडा और बड़े गादम गांव। ये कहाँ के गांव हैं, ये गांव छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगर आप पिछले दिनों के न्यूज़पेपरों में इंटरेस्टेड रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि दांतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और यह गांव इसलिए इस बार चर्चा में रहा, 15 अगस्त 2023 को पहली बार यहाँ तिरंगा फहराया गया, जिस कारण यह चर्चा में बना रहा गाँव। क्योंकि इससे पहले नक्सली हर 15 अगस्त को विरोध करते थे और तिरंगा की जगह काला झंडा फहराते थे। और यह गांव इंद्रावती नदी क्षेत्र में स्थित है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इंद्रावती नदी कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। और एक और यहाँ पर अभियान के बारे में देख लेते हैं, लोन वर्राटू अभियान। ये लोन वर्राटू अभियान क्या है, तो दांतेवाड़ा में नक्सलियों के समर्पण करने से संबंधित अभियान है। सीधा प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि लोन वर्राटू अभियान क्या है, और आप सोचते रह जाएंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर जान लीजिए, पढ़ो सेंटर से जुड़ने का फ़ायदा आपको यही है कि जहाँ आपको प्रश्न सोचना ना पड़े कि क्या है और कहाँ से आया है, तो वो दांतेवाड़ा के नक्सलियों के समर्पण करने से संबंधित है। और लोन वर्राटू अभियान की ही ये देन रही है कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, और 15 अगस्त 2023 को जब झंडारोहण हुआ तो बहुत से समर्पण करने वाले नक्सलियों ने भी उस समय तिरंगे को सलामी दी। इसलिए तीनों गांव चर्चा में रहे। आगे देखते हैं, बहुत ही महान और बड़ी हस्ती का देहांत हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 2023 को ही उनका निधन हुआ। और उनका नाम है बिंदेश्वरी, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। विंदेश्वरी नहीं होगा, बिंदेश्वरी पाठक। भारत में शौचालय की क्रांति लाने वाले सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वरी पाठक जी। और इनका 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। आप जगह जगह जो सुलभ शौचालय देखते होंगे, तो वो सुलभ शौचालय इन्हीं के दिमाग की उपज रही है। और इन्होंने ही 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और इस संस्था के माध्यम से पूरे देश भर में सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया था। खुले में शौच करने, खुले में पेशाब करने, शहरी क्षेत्रों में आपको जैसे परेशानी हो जाती थी, तो वहाँ आप देखते होंगे सुलभ शौचालय में चले जाओ। जैसे एक हमारी आम बोलचाल की भाषा में आ गया है कि सुलभ शौचालय, तो सुलभ शौचालय जो दिमाग की उपज थी वो थी बिंदेश्वरी पाठक जी के दिमाग की उपज। इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की।
15 अगस्त के भाषण के बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी इनके मृत्यु पर शोक प्रकट किया, क्योंकि वाकई बड़ी हस्ती रहे जो इतने छोटे लेवल पे सोचे बातों को कि देश की सफाई भी एक बड़ी चीज़ हो सकती है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के वैशाली ज़िले के गांव रामपुर बघेल में 1943 में हुआ था और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए थे। तो ये आप याद रखिएगा, हर परीक्षा में आएगा। जो भी आप आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं, निश्चित है कि इनसे संबंधित प्रश्न जरूर होगा। आगे देखते हैं, एक और हस्ती को हमने खोया 15 अगस्त 2023 के ही दिन। मोहम्मद हबीब, कौन थे ये मोहम्मद हबीब जी मोहन बागान के लिए खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर रहे हैं और 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया। 1970 में बैंकॉक एशियाई खेल में सैयद नईमुद्दीन की कप्तानी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। तो अगर प्रश्न ये भी बन जाए कि कब भारतीय फुटबॉल टीम ने बैंकॉक एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता था, तो 1970 में। और ये बड़े मियाँ के नाम से भी प्रसिद्ध थे और देश के पहले सच्चे फुटबॉलर का दर्जा प्राप्त था। पहले सच्चे फुटबॉलर का दर्जा क्यों प्राप्त था? क्योंकि इनको फुटबॉल के खेल की वजह से बहुत सी सरकारी नौकरियों के प्रस्ताव आए और उन्होंने सारे प्रस्तावों को ठुकरा के सिर्फ खेलने का ही निर्णय बनाए रखा और ये खेलते रहे जब तक भी ये युवा रहे। और 1977 में ईडन गार्डन में एक महत्वपूर्ण घटना रही कि 1977 में कोलकाता के ईडन गार्डन में मोहन बागान और न्यूयॉर्क कॉस्मोस के बीच मैच हुआ था। एक मैत्री मैच था ये, जिसमें कॉस्मोस टीम में महान फुटबॉलर पेले भी आए हुए थे और इस मैच में 2-2 से ड्रॉ हो रहा था और इकलौता एक गोल करके इस मैच को मोहन बागान ने जीता था। और वो गोल किया किसने था? मोहम्मद हबीब जी ने किया था। और इस अवसर पर महान फुटबॉलर पेले ने इनकी तारीफ भी करी थी, इनके खेल की तारीफ करी थी। और एक और फैक्ट यहाँ पे देखते चलते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु पर दुख भी प्रकट किया था कल्याण चौबे जी ने। तो वर्तमान AIFF भारतीय फुटबॉल टीम महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे जी हैं। आगे देखते हैं एक और नाम, कात्सुमी साकी। कात्सुमी साकी हैं क्या? तो ये जापान की 88 वर्षीय एथलीट हैं जी। ये गलत टाइपिंग नहीं है, सही टाइपिंग है, 88 ईयर्स ओल्ड। तो ये 88 वर्षीय एथलीट हैं और साकी ने ऑस्ट्रिया में क्रॉस कंट्री स्कीइंग, जो बर्फ़ पे आप देखते होगे सरकते हैं, स्केटिंग करते हैं, तो स्कीइंग 2023 मास्टर वर्ल्ड कप में भाग लेकर अपना ही सबसे बड़ी उम्र के एथलीट का पिछला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया कीर्तिमान स्थापित किया। कि पिछले वर्ष जब ये उसमें गई होंगी तो हो सकता है कि 87 ईयर ओल्ड रही होंगी, 87 वर्ष की रही होंगी और इस बार ये 88 वर्ष की रही। तो अब ये अगली बार फिर शामिल होंगी और ईश्वर करे ये शामिल हो तो उससे जो है ये फिर से इस बार बनाया हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगी, सबसे उम्रदराज एथलीट होने का खिताब हासिल करके। आगे देखते हैं G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक 17 से 19 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में हुआ और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने भी भाग लिया और उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुलसी भाई कहकर संबोधित किया। उसका घटनाक्रम मैं यहाँ पे नहीं रख पाया और आपके लिए एक ड्यूटी बनती है कि आप कमेंट करके बताएं कि WHO के हेड का नाम क्या है। ये मैंने यहाँ नहीं रखा है, कम से कम खुद भी तो कुछ सर्च करिए आप, तभी तो आपका और मेरा तालमेल बना रहेगा कि मैं इससे उत्साहित होता रहूँगा कि हाँ आप कम से कम सुन तो रहे हैं पूरा। आगे देख लेते हैं, ब्रिक्स रोज़ गार्डन कहाँ है? ये चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। यह गार्डन 2016 में स्थापित हुआ था जब भारत ने मेज़बानी करी थी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गोवा में, तभी ये दिल्ली में स्थापित किया गया था। शिखर सम्मेलन तो हुआ था गोवा में, लेकिन ये गार्डन जो है रोज़ गार्डन आपका चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, ट्राइटन द्वीप। ट्राइटन द्वीप कहाँ है? तो दक्षिणी चीन सागर में स्थित विवादित द्वीप है। इस द्वीप पर ताइवान और वियतनाम भी दावा करते हैं और दक्षिण चीन ने यहाँ पर 600 मीटर से भी लंबा रनवे हवाई पट्टी बना रहा है, सैटेलाइट से देखने को मिला है। तो दक्षिण चीन सागर में जितने भी द्वीप हैं उनमें उससे सटे हुए जो देश हैं वो चीन से परेशान है, क्योंकि वो लगभग सभी द्वीपों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय चीन से सारे ही परेशान हैं, सारे ही पड़ोसी परेशान हैं और इस परेशानी का कुछ तो सबब होगा ही। आगे देख लेते हैं,
कि अमित कुमार, ये कौन है? अमित कुमार जो है 61 किलोग्राम भार वर्ग में रूस के एल्डर अखमन दुनिनोवा को हराकर विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप जीता। विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता? तो अमित कुमार ने जीता। अमित भारत को एक खिताब दिलाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले यही चैंपियनशिप यानी कि विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में दीपक पुनिया ने जीता था। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो अम्मान, जॉर्डन में। अगला देखते हैं, युद्धपोत विंध्यगिरि के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अगस्त 2023 को कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A मीन्स अल्फा 17 अल्फा के तहत निर्मित 6वें स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरि का जलावतरण हुगली नदी में किया गया। यह युद्धपोत गार्डन रिफ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है और पहले जो 5 युद्धपोत का जलावतरण 2019 से 22 के बीच में हो चुका है। उनके नाम कौन कौन से हैं? तो हिमगिरी, दूनागिरी, इसमें INS आप लगाते चलिएगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो INS हिमगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी, INS उदयागिरी, INS नीलागिरी और छठवां है INS विंध्यगिरि। अभी एक जहाज और निर्मित हो रहा है तो उसका भी जलावतरण होगा। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए तो निहायत महत्वपूर्ण और लगभग सभी परीक्षाओं के लिए, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए। तो क्या है ये इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023? अमेरिका का एक गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर द्वारा विश्व के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और इन 17 बच्चों में 5 बच्चे भारत के भी हैं, जिनके नाम क्या हैं? ईहा दीक्षित मेरठ की काफ़ी चर्चित रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी जो है इनकी तारीफ कर चुके हैं। ईहा दीक्षित मेरठ की, मान्या हर्ष बेंगलुरु की, निर्माण सोमानी नई दिल्ली, कर्णव रस्तोगी, निर्माण सोमानी नई दिल्ली और कर्णव रस्तोगी, इसमें एक नाम मिसिंग है। तो ये नई दिल्ली कर्णव रस्तोगी के बाद जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि निर्माण सोमानी भी नई दिल्ली के होंगे और एक और जो है बच्चा वो भी नई दिल्ली का ही है, मन्नत कौर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ये 4 ही बच्चों के नाम यहाँ पर मैं लिख पाया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो मन्नत कौर और निर्माण सोमानी ये नई दिल्ली और कर्णव रस्तोगी मुंबई की। यह पुरस्कार दिया किसको जाता है? इसकी क्या योग्यता है? 8 से 16 वर्ष की आयु को बच्चों को ये दिया जाता है, काफ़ी छोटे बच्चे, और इनको यंग इको हीरो पुरस्कार, इको यानी इन्वायरमेंट से संबंधित इनके काम की वजह से इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इतने छोटे छोटे बच्चों में इतनी जागरूकता है और हम और आप इतने बड़े हो गए, लेकिन तब भी पर्यावरण को लेकर के हमारी कोई जिम्मेदारी हमें लगता है बनती ही नहीं है। तो हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए। इसमें एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, मन्नत कौर, हालांकि मैं कमेंट सेक्शन में उसका नाम डाल दूंगा। आगे देखते हैं, प्रयास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण। पूरा नाम क्या है? ये प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट, प्रयास, इसका पूरा नाम फुल फॉर्म यही होगा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूली छात्रों को वैज्ञानिक पद्धति और प्रयोग से परिचित कराकर उन्हें अनुसंधान यानी कि रिसर्च एवं खोज के अवसर प्रदान करना। शिक्षा मंत्रालय एवं NCERT द्वारा योजना कब शुरू की जाएगी? याद रखिएगा 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। इस बीच में अगर आपको कोई भी परीक्षा आ रही है या आगामी और कोई परीक्षा लगी है तो इस डेट को याद रखिएगा। जैसे विश्वामित्र योजना का है 17 सितंबर 2023, तो प्रयास योजना का है 10 अक्टूबर 2023। इस योजना में भाग लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो 14 से 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और उनको 9वीं से 11वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। और इसमें सभी स्कूलों के बच्चे इस योजना में भाग ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। UPSC तक के एग्जाम में आप इससे उम्मीद करिए कि प्रश्न बन जाएंगे। लूना 25, इस में जो है आपको 2 फैक्ट मिलेंगे। लूना 25 के बारे में पहले देख लेते हैं कि रूस द्वारा भेजा गया चंद्र मिशन है। 20 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बताया कि रफ्तार पर नियंत्रण खो देने से लूना 25 का लैंडर अनियंत्रित होकर दक्षिणी ध्रुव से टकरा गया। इसके बारे में डिटेल मैंने बात कर रखी है आपसे। चंद्रयान 3 के जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। दूसरा इस पेज का न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 21 से 25 सितंबर के बीच आयोजित होगा। यूपी RO पेट की परीक्षा और APS की परीक्षा देने वाले और आगामी UP PCS की परीक्षा देने वाले इस डेट को याद रखें, इस स्थान को याद रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये।
ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहा है 21 से 25 सितंबर के बीच। ये दो हस्तियां हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। 23 अगस्त 2023 से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ये आपका संभावित है एनवायरनमेंट के सेक्शन में जो परीक्षा होगी उसमें प्रारंभिक परीक्षा में एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्न है तो उसमें निश्चित है कि आपको इनका नाम जरूर मिलेगा। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का रट मारिए। ये 23 अगस्त 2023 से एनजीटी के हेड नियुक्त किए गए हैं। विवेक देवराय ये अभी नियुक्त नहीं किए गए, बहुत पहले से नियुक्ति हो चुकी है इनकी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं अटल आवासीय महाविद्यालय यूपी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यूपी की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की 22 अगस्त 2023 की कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से एक अटल आवासीय विद्यालय से संबंधित प्रस्ताव भी रहा। और ये अटल आवासीय विद्यालय है क्या, तो उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालय विकसित किए जाएंगे। इनका संचालन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण परिषद करेगी। राज्य द्वारा इनके निर्माण पर लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्कूलों में वे बच्चे भी पढ़ सकेंगे जो किसी न किसी रूप में कोरोना से प्रभावित रहे हैं। कक्षा 6 से 12 तक 500 लड़कियों और 500 लड़कों के लिए लगभग 1000 क्षमता के कुल 18 विद्यालय बनाए जाएंगे। ये जो फैक्ट इसमें आपको दिख रहा है आप याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट भी बनाना होगा तो आपको इसी फैक्ट में कंफ्यूज कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ डेट याद रह जाएगी और स्टेट याद रह जाएगा कि किस स्टेट के द्वारा इस तरीके के विद्यालय की योजना है। तो आगे देखते हैं मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इसका भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग जब हुई है 22 अगस्त 2023 को तो इस योजना को भी मंजूरी दी गई है। तो इसमें प्रशिक्षण हासिल करने वालों को 9,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और वो 9,000 आएंगे कहाँ से, तो उसका बंटवारा देख लेते हैं। तो 4500 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा, 3500 रुपये जो कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है वो देगी और 1,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इस योजना के लिए राज्य कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके भी सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। ये पैसे का जो 9,000 रुपये है स्टेटमेंट में ये बन सकता है कि इस योजना के तहत 12,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। 9,000 दिए जाते हैं। यह स्टेटमेंट बदल सकता है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 3500 रुपये दिए जाएंगे। ये गलत है, 4500 रुपये दिए जाएंगे। ये हो सकता है स्टेटमेंट में कि कंपनी के द्वारा 1500 रुपये दिए जाएंगे तो वो 3500 रुपये दिए जाएंगे। ये हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट में आपसे कहा जाए कि 2,000 रुपये दिए जाएंगे तो वो 1,000। तो ये रिपीट मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही स्टेटमेंट के प्रश्न बन जाएंगे। इनके जो आकार हैं धन के 9,000 में से 4500 और 3500 और 1,000 का बंटवारा ये चेंज करके स्टेटमेंट में बनाया जा सकता है, जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि ऐसे ही कंफ्यूज कर पाएंगे। आगे देखते हैं धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। आरएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है। बाकी आप यूपी, बिहार या कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि धौलपुर करौली बाघ नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ, ये बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, सॉरी ये टाइगर बाघ अभ्यारण्य है। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा 22 अगस्त 2023 को मंजूरी दी गई। यह अभ्यारण्य राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। यह अभ्यारण्य राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। राजस्थान के 5 बाघ अभ्यारण्य के नाम निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, धौलपुर करौली अभ्यारण्य। दोस्तों ये मेरा इरादा है पढ़ो सेंटर की तरफ से, मान के चलिए कि अब आपको डेली करंट न्यूज़ दिए जाएंगे, क्योंकि इकट्ठा हो जाने की वजह से ये रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम होता है और फिर मेरे लिए भी मुश्किलें आती हैं। तो आपको 2 दिन पे या 1 दिन पे आपको डेली करंट वो आपके याद करने के लिए भी सहज रहेगा, सुलभ रहेगा और मेरे लिए भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया धौलपुर करौली अभ्यारण्य, थक जाना पड़ता है। आगे देखते हैं मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के द्वारा 1 सितंबर 2023 से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना शुरू की गई है।
क्या है ये? तो इसके तहत मेरा बिल मेरा अधिकार एक ऐप बनाया गया है। इस पर बिल अपलोड करके लोग 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नकद इनाम जीत सकते हैं। कैसे? तो इस योजना में 1 महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड करना है, जिसके न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए। यानी कि 199 रुपये का आपकी बिल बना है, कहीं आपने कोई शॉपिंग करी है तो वो नहीं, बल्कि 200 रुपये या उससे ज़्यादा का जो बिल है आपका वो अपलोड करेंगे। तो 1 महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड करने से ये प्रतियोगिता में आप शामिल हो जाएंगे और आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो कि 10,000 मिनिमम 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की होगी। और इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? ग्राहकों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना, और ये कर चोरी करने वालों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक जासूसी है, ग्राहकों से ही जासूसी करवा रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कि आप बिल अपलोड कर दोगे और जो जगह से आपने ख़रीदा है तो वो भी आखिर जीएसटी पे करता होगा, तो वो भी जब रिटर्न फाइल करेगा तो ये जो मैचिंग है उससे मैच नहीं होगा आपका बिल और उसका बिल, तो उस पर डंडे पड़ने वाले हैं। तो इसलिए अब आप बिल मांगिए ज़रूर और अपलोड भी करिए, तो इसी तरीके से हम अपने देश से करप्शन मिटा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इस योजना को असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली में शुरू किया जाएगा। यही वो 6 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसा पूरे देश में हो। आगे देखते हैं सचिन तेंदुलकर बड़े चर्चा में रहे इस हफ्ते। क्यों रहे? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 22 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल आइकॉन इनको घोषित किया है। मतदाताओं को, खास करके युवा शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि वोटिंग के दिन अपना वोट देके जरूर आएँ, क्योंकि नहीं जाते हैं, वो छुट्टी का दिन मान लेते हैं, जो कि गलत है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है? तो 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न होगा। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम भी जान लेते हैं। क्या नाम है इनका? सिरिल रामाफोसा। और इसके साथ ही आज आपका करंट का वीकली वीडियो समाप्त होता है। अब आगे से आपको डे वाइज करंट अफेयर्स के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे पढ़ो सेंटर की तरफ से, क्योंकि रिकॉर्ड करने में भी परेशानी हो रही है। और कल एक कमेंट भी आया था, उन साहब का भी कहना था, बाद में उन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया कि मुझे डेली का चाहिए। तो मुझे भी लगता है ये मेरे लिए भी सहज होगा और आपके लिए भी बढ़िया होगा कि आप रोज़ के रोज़, क्योंकि वो कम होगा और ज़्यादा विस्तृत तौर पे होगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा शॉर्ट कर देना पड़ता है कंटेंट को, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाता हूँ। तो जिससे आपकी परीक्षा से, प्रारंभिक परीक्षा ही लक्ष्य नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन मेरा लक्ष्य है। तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाने के लिए चीज़ों को डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। शेयर तो करिए ही, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे करंट के वीडियोज़ नहीं मिल पाते हैं जो उनके लायक हों या उनके काम के हों। धन्यवाद।